जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करें और क्लास में सभी सवालों के आंसर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी अवनी शर्मा, ऑप्शन डी भावना कंठ। आंसर कीजिएगा, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? मिंटी अग्रवाल। याद रखिएगा, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। तो युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल, याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या क्या सवाल याद रखना है तो थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है वसावस्री पुरस्कार 2021 किनको मिला? बताएंगे वसावस्री पुरस्कार 2021 किनको मिला? याद रखिएगा, पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को मिला था वसावस्री पुरस्कार 2021। तो ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता होगा पुनीत राजकुमार जी का निधन हो चुका है। तो आपसे पूछ सकता है वसावस्री पुरस्कार 2021 किन्हें मिला? तो वसावस्री पुरस्कार 2021 पुनीत राजकुमार को मिला है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किन्हें मिला है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किनको मिला है? तो याद रखना है एम मुकुंदन। एम मुकुंदन को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 मिला है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किनको मिला है? एम मुकुंदन को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 मिला है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड 2022 किनको मिला है? तो आंसर करेंगे हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड 2022 किनको मिला है? हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड 2022 किनको मिला है? तो याद रखना है बिल गेट्स। ठीक है, हिलाल ए पुरस्कार 2022 किनको मिला है? तो याद रखिएगा, बिल गेट्स को हिलाल ए पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किनको मिला है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किनको मिला है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किनको मिला है? बताएंगे, विनोद शर्मा जी को। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विनोद शर्मा को मिला है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 विनोद शर्मा को मिला है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किनको मिला है? तो याद रखिएगा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो युद्ध सेवा पदक किन्हें मिला है? तो याद रखिएगा, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है मिंटो अग्रवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करें ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें। शांति का नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? आंसर करेंगे, वर्ष 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है
कि शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 में किसे मिला है? तो बताइएगा। 20 में याद रखना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। लेकिन आपसे पूछ सकता है शांति का नोबेल 2021 किसे मिला? शांति का नोबेल 2021 में कितने लोगों को मिला है? तो याद रखना है 2 लोगों को मिला है शांति का नोबेल 2021। ठीक है, किन्हें किन्हें? तो मारिया रेसा याद रखना है आपको, मारिया रेसा और बताएं आप, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। ठीक है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को मिला है। तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया। तो वर्ष 2021 का शांति का नोबेल मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को मिला है। याद रखिएगा क्यों मिला है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार का वितरण कब होता है? तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को मनाई जाती है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई। याद रखिएगा मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं या महिला हैं। याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो बताएंगे। सर्वाधिक उम्रदार नोबेल विजेता, सर्वाधिक उम्रदार नोबेल विजेता का नाम क्या है? तो ये भी आप याद रखिए, जॉन गुडइनफ। जॉन गुडइनफ। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? जॉन गुडइनफ। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 2019 में मिला था, रसायन शास्त्र का नोबेल। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उम्रदार नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? जॉन गुडइनफ। इनको 2019 में नोबेल मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये सवाल याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला है शांति का, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जॉन गुडइनफ को मिला है 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल, डीआरडीओ ने देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया है, इसका नाम बताएं। तो डीआरडीओ के द्वारा देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो आपको देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताना है। तो आंसर करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए? तो याद रखना है सही आंसर होगा रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम 1। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया गया है, जिसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। तो याद रखेंगे भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम फर्स्ट, जिसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम फर्स्ट। ठीक है, यहां से भी कुछ सवाल आपका बहुत ज्यादा अभी एग्जाम में पूछ सकता है, बनता है। जैसे आपसे पूछ सकता है सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया? तो बता सकते हैं, तो आंसर कीजिए। सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन चीन का है। ठीक है, सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन किस देश का है? तो याद रखिएगा चीन का। ठीक है, तो चीन ने सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। तो याद रखिएगा चीन के सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन के तहत वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो सेंझाओ 13 अंतरिक्ष मिशन का संबंध किससे है? चीन से है। आपसे पूछ सकता है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो आप याद रखिए जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? रूस। तो ये सवाल भी पूछ सकता है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया?
तो रूस द्वारा। तो याद रखिएगा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया, तो रूस के द्वारा, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम क्या है, बताइएगा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम क्या है जो कि चीन के द्वारा छोड़ा गया। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम, इंपॉर्टेंट सवाल है, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम क्या है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम है गुआंगमू, याद रखिएगा गुआंगमू, ठीक है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का नाम है गुआंगमू और ये चीन के द्वारा छोड़ा गया, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। तो चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर याद रखिएगा कि डीआरडीओ ने देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है 9 अक्टूबर 2020 को और देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम फर्स्ट, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर को निधन हो गया, अंतिम समय में उनके पास कौन सा मंत्रालय था, तो आंसर करेंगे रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर को निधन हो गया, अंतिम समय में उनके पास कौन सा मंत्रालय था, बताएंगे। तो अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय, ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी कपड़ा मंत्रालय। तो आप सभी जानते हैं कि रामविलास पासवान जी का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हो गया और उस समय रामविलास पासवान जी के पास कौन सा मंत्रालय था, तो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय रामविलास पासवान जी के पास था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री कौन थे, रामविलास पासवान जी, याद रखिएगा। अगला सवाल, रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को सौंपा गया, तो बताइएगा रामविलास पासवान जी के निधन के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस केंद्रीय मंत्री को दिया गया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो याद रखिएगा पीयूष गोयल जी को। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल जी को दिया गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में याद रखिए जिनका निधन हो गया है और उनसे सवाल बन सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है विनोद दुहा का निधन हो गया, तो विनोद दुहा किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो विनोद दुहा याद रखिएगा पत्रकार थे, ठीक है। विनोद दुहा पत्रकार थे जिनका निधन हो गया, तो पूछ सकता है विनोद दुहा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो हिंदी पत्रकार विनोद दुहा का निधन हो गया है, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है शारदा मेनन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो याद रखिएगा भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया है। तो भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया। तो ये भी सवाल याद रखिएगा, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानती हैं कि विपिन रावत जी का भी निधन हो गया है, तो सवाल पूछ सकता है यहाँ से भारत के पहले सीडीएस कौन थे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे कौन, विपिन रावत। तो भारत के पहले सीडीएस थे विपिन रावत जी, इनका भी निधन हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल है दुनिया की सबसे उम्रदार टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था, बताएंगे। दुनिया के सबसे उम्रदार टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताना है आपको। दुनिया के सबसे उम्रदार टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है, बताएंगे। तो याद रखना है एलिन एस, ठीक है। तो दुनिया के सबसे उम्रदार टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया, ये पूछा जा सकता है। तो दुनिया के सबसे उम्रदार टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है सिंधुताई सप्तकाल, आप लोग जानते होंगे सिंधुताई सप्तकाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सामाजिक कार्यकर्ता थी सिंधुताई सप्तकाल जी, इनका भी निधन हो गया है। तो याद रखिएगा सिंधुताई सप्तकाल सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका निधन हो गया है। सिंधुताई सप्तकाल को अनाथों की माँ भी कहा जाता है, याद रखिएगा,
ठीक है, तो सिंधुताई सप्तकाल जी का भी निधन हो गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, तो इनसे भी सवाल आपका पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था। तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के कलाकार थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? तो लता मंगेशकर जी को 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ सकता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 10 अक्टूबर पूछे तो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आप रिवीजन कीजिएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो आप जानती हैं 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ये सवाल पूछ सकता है इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो याद रखना है 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके अलावा 31 अक्टूबर और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम लोग सरदार पटेल जयंती भी मनाते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं 31 अक्टूबर को। समझ में आया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब? 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत में एकीकरण का जनक कहा जाता है, और आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से पूछ सकता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब विमेंस सिंगल की विजेता का नाम बताएं। यानी 2020 में फ्रेंच ओपन विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी महिला वर्ग में वर्ष 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता था, आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, आंसर करेंगे महिला वर्ग में 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता था। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, इग स्वीतेक। याद रखिएगा इग स्वीतेक ने महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता था। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2020 का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो इग स्वीतेक ने जीता था, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रख सकते हैं, आपको 2021 से याद रखना है। जैसे आपसे पूछेगा यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग में किसने जीता? यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग में किसने जीता, बताएंगे? तो याद रखना यूएस ओपन 2021 अगर महिला वर्ग का बात किया जाए तो एम आर रादुकानु ने जीता। किसने जीता? एम आर रादुकानु। ठीक है, एम आर रादुकानु किस देश की हैं? ब्रिटेन की हैं एम आर रादुकानु। तो इन्होंने जीता यूएस ओपन 2021। तो महिला वर्ग में किसने जीता? यूएस ओपन 2021 एम आर रादुकानु। और पुरुष वर्ग में तो आप सभी जानते हैं कौन जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने। और ये किसको हराए थे? तो इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविच को, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, और डेनियल मेदवेदेव
किस देश के थे? रूस के थे, मतलब रूस के हैं, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग का खिताब एम.आर. रादुकानु ने जीता। एम.आर. रादुकानु ब्रिटेन की हैं, याद रखिएगा। और यूएस ओपन 2021 पुरुष वर्ग में किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता। डेनियल मेदवेदेव ने किसे हराकर जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और यहां से इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है विंबलडन 2021 किसने जीता? विंबलडन 2021 किसने जीता? तो बताइएगा विंबलडन 2021 किसने जीता? महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में, दोनों आपको बताना है। तो महिला वर्ग में विंबलडन 2021 किसने जीता? एस्ले बार्टी, याद रखिएगा। एस्ले बार्टी ने महिला वर्ग में विंबलडन 2021 जीता। ऑस्ट्रेलिया के हैं एस्ले बार्टी, याद रखिएगा। और पुरुष वर्ग में अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, पुरुष वर्ग में विंबलडन 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में विंबलडन 2021 जीता। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं, याद रखना है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो विंबलडन 2021 महिला वर्ग का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता, पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 भी पूछेगा आपसे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता था, महिला वर्ग में याद रखिएगा नाओमी ओसाका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है अमेरिकन ओपन। तो ये भी आप याद रखिएगा, साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकन ओपन, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता, याद रखिएगा। और नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो नाओमी ओसाका जापान की हैं। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता, नाओमी ओसाका जापान की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता, याद रखिएगा। और फ्रेंच ओपन 2021 पूछेगा, तो फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता था, और महिला वर्ग में फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था। ठीक है, तो महिला एकल खिताब फ्रेंच ओपन 2021 का किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब विमेन सिंगल का विजेता का नाम इग स्वीतेक, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिए आप लोग। अगला सवाल, वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष एकल वर्ग में किस खिलाड़ी के नाम रहा? तो आपको बताना है 2020 का फ्रेंच ओपन का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो याद रखना है राफेल नडाल। आंसर क्या होगा? राफेल नडाल। तो वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? राफेल नडाल। तो आप जानते ही हैं राफेल नडाल के बारे में। तो याद रखना है कि वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। ठीक है, अगला सवाल, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने जलवायु नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस अवार्ड की शुरुआत की? तो आंसर करेंगे, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने जलवायु नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस अवार्ड की शुरुआत की? ऑप्शन ए अर्थसूट प्राइज, ऑप्शन बी अर्थ सेवर प्राइज, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो याद रखना है कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने जलवायु इनोवेशन को बढ़ावा देने हेतु अर्थसूट प्राइज की शुरुआत की है। तो अर्थसूट प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में अर्थसूट प्राइज दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो के द्वारा जलवायु इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अर्थसूट प्राइज की शुरुआत की गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अब यहां से क्या होगा? आपका बहुत सारा सवाल बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या सवाल बन सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भारत में वन्य जीव तस्करी को रोकने के लिए भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा नागपुर में, याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, जिससे वन्य जीव तस्करी को रोकने में मदद मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा।
आपसे पूछ सकता है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। बताइएगा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, दुनिया का पहला तैरता शहर का निर्माण, ठीक है, समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दुनिया का पहला तैरता शहर का निर्माण दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा कि समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपका सवाल पूछ सकता है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ स्थापित किया गया, पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला परागकण पार्क या पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो नैनीताल उत्तराखंड, तो भारत का पहला परागकण पार्क या पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के नैनीताल शहर में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड के मनुस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, तो ये आप याद रखिएगा। एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लीजिए, उत्तराखंड से क्या क्या सवाल बन सकता है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड, याद रखिएगा। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, कम से कम राज्य का नाम तो जरूर याद रखना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मनुस्यारी में स्थापित किया गया। दूसरा याद रखना है पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड है तो पूछ सकता है, तो याद रखिएगा वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछेगा भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो केरल में, याद रखिएगा केरल के कोझिकोड शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया, केरल के कोझिकोड शहर में, याद रखिएगा। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में होगा। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या आंसर होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको आंसर करना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आपको हिंट्स दे देते हैं, जनवरी महीना में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो कितना जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये आप कमेंट कर दीजिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व गठिया दिवस
कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं आर्थराइटिस किस प्रकार होता है, तो आप जानते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से, अगर शरीर में बहुत लंबे समय तक यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो उससे क्या हो सकता है? गठिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं गठिया बीमारी में क्या होता है? जोड़ों में दर्द करता है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, और शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अगर लगातार लंबे समय तक बढ़ी रहे तो उससे क्या हो सकता है? गठिया रोग हो सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएमएफआई। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन पुराना है, पहले थे कौन? पहले थे नीलेश शाह। ठीक है, ये पहले थे, अभी ये नहीं है, अभी चेंज हो गए हैं। तो पहले थे नीलेश शाह, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो याद रखना है ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम, ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, वर्तमान में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, पूछेगा कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएमएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वर्तमान में कौन है? ए बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं ए बाला सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। और पहले कौन थे? नीलेश शाह पहले थे। पहले कौन थे? नीलेश शाह। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल चैम्बर्स इन इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष ए बाला सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। पहले थे नीलेश शाह। ठीक है, अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, तो आंसर कीजिए आप। और आरबीआई के बारे में आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी, याद रखिएगा। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीना के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? आंसर करेंगे जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन ए इब्राहिम हैसम, ऑप्शन बी बिशर अल खसावने, ऑप्शन सी रज्जाज मिसी, ऑप्शन डी शाह अब्दुल्ला। तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बिशर अल खसावने। बिशर अल खसावने को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बिशर अल खसावने, बिशर अल खसावने को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला सवाल, मैक्सिकन वैज्ञानिक मारिया जोस मोलिना का 7 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया है। उन्हें कौन सा बड़ा पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइएगा। मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना, मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया है। ठीक है, मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया है। उन्हें कौन सा बड़ा पुरस्कार मिला था यह आपको बताना है। तो मैक्सिकन वैज्ञानिक मारिया जोस मोलिना का निधन हो गया है, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था यह आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा नोबेल प्राइज। तो याद रखिएगा मोरिया जोस मोलिना का निधन हो गया है, जो कि नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक थे। तो मोरिया जोस मोलिना नोबेल प्राइज विजेता
वैज्ञानिक मोरिया जोस मोलिना का निधन हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2020 में कितने फर्जी संस्थानों की सूची जारी की है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा वर्ष 2020 में कितने फर्जी संस्थानों की सूची जारी की गई है? तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा वर्ष 2020 में कितने फर्जी संस्थानों की सूची जारी की गई है? तो याद रखिएगा 24। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा वर्ष 2020 में 24 फर्जी संस्थानों की सूची जारी की गई है। ठीक है, तो यूजीसी के द्वारा वर्ष 2020 में 24 फर्जी संस्थानों की सूची जारी की गई है, याद रखेंगे। बेरोजगार प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर करेंगे बेरोजगार प्रवासियों के लिए सीएम सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू किया गया, आपको बताना है। तो याद रखना है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ठीक है, आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में बेरोजगार प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाया गया। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में चलाया गया? तो उत्तराखंड में। क्यों चलाया गया? तो याद रखना है बेरोजगार प्रवासियों के लिए। ठीक है, बेरोजगार प्रवासियों के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाया गया। इसके अलावा याद रखना है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ चलाया गया? तो उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी चलाया गया। तो आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना चलाया गया। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बेरोजगार प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाया जा रहा है। बिहार से अगर आपसे पूछे तो बिहार से क्या स्कीम इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, कौन सा योजना? तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है घर तक फाइबर योजना। याद रखिएगा, घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना कहाँ चलाया गया? तो घर तक फाइबर योजना बिहार में चलाया गया, घर तक फाइबर योजना। ठीक है, तो घर तक फाइबर योजना बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट को बढ़ावा देने हेतु घर तक फाइबर योजना चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कहाँ चलाया जा रहा है? तो बिहार में। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, तो ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कहाँ चलाया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार, घर तक फाइबर योजना बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कौन कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख योजना है? तो अगर पता है तो बताएंगे, उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा योजना आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, ये पूछ सकता है आपसे कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और ये क्या है बताइएगा। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने के उद्देश्य से मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? तो याद रखना है, राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने के उद्देश्य से मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। तो ये सवाल पूछा भी गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना कहाँ चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी चलाया गया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप सवाल याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में चलाया गया। भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश, भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भाग्य लक्ष्मी योजना भी चलाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कम होते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने हेतु भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। तो उत्तर प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम कौन कौन सा है? भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश, मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर किसान विकास योजना उत्तर प्रदेश, फ्री स्मार्टफोन योजना उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और दिल्ली से कौन कौन सा योजना आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में? तो जो दिल्ली से इंपॉर्टेंट बनेगा आपको याद रखना है, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान पौधा बचाओ पर्यावरण लगाओ अभियान पूछेगा आपसे, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, तो दिल्ली, याद रखिएगा, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली। इसके अलावा याद रखिएगा, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली, स्विच दिल्ली अभियान दिल्ली। इसके अलावा श्रमिक मित्र योजना दिल्ली। ठीक है, तो श्रमिक मित्र योजना दिल्ली, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान दिल्ली, याद रखिएगा।
तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर और मई का दूसरा शनिवार। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बताएं जिनका निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया। तो आप सभी जानते होंगे ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है? भानु अथैया। तो याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय का नाम है भानु अथैया, जिनका 15 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। और इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? अकेडमी अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियल नाम है अकेडमी अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम है भानु अथैया, याद रखिएगा। अगला सवाल, भानु अथैया का निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया। उन्हें ऑस्कर अवार्ड किस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था? तो ये भी आप सभी जानते ही होंगे। तो आंसर कीजिए, भानु अथैया का निधन 15 अक्टूबर 2020 को हो गया। उन्हें ऑस्कर अवार्ड किस मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था? तो सही आंसर होगा गांधी। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और पूछ सकता है किस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए? तो गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, ठीक है। तो गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000-2019 के अनुसार आपदा से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2002-2019 के अनुसार आपदा से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान। यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और इसमें वर्ष 2000 ईस्वी से लेकर 2019 ईस्वी तक में आपदा के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ है, इसका लिस्ट जारी किया गया है और इसमें भारत का कितनावां नंबर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है भारत को तीसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2002-2019 के अनुसार आपदा से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? थर्ड है, तीसरा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 से 2019 के अनुसार किस आपदा में सबसे अधिक लोग मारे गए? तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2002-2019, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा आपदा है जिसमें सबसे अधिक लोग मारे गए थे। ये आपको बताना है किस आपदा में सबसे अधिक लोग मारे गए थे, जो कि 2000 से 2019 के बीच का डेटा में बताया गया है। तो अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। तो याद रखिएगा हिंद महासागर में 2004 में भूकंप और सुनामी आया था, जिसके कारण बहुत लोगों की जान गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसके बारे में पूछा भी जाता है कि हिंद महासागर में भूकंप किस वर्ष आया था? तो 2004 में आया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2002-2019 के अनुसार हिंद महासागर में 2004 का भूकंप और सुनामी जो है, इसके कारण सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2002-2019 के अनुसार आपदाओं से दुनिया को कितनी रकम का नुकसान हुआ है? तो बताएंगे 2000 ईस्वी से लेकर 2019 तक का जो संयुक्त राष्ट्र का जो ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट है, इसके अनुसार दुनिया को कुल कितनी रकम का नुकसान हुआ है आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण। ऑप्शन नंबर ए 2.97 ट्रिलियन US डॉलर। तो आंसर क्या होगा? 2.97 ट्रिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है।
याद रखिएगा पूरी दुनिया को, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सवाल अच्छा है। आप जानते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? याद रखना है FAO का स्थापना हुआ था। किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। तो FAO का स्थापना कब हुआ था? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस याद रखिएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का स्थापना कब हुआ था? पहले तो ये सवाल याद रखना है आपको। तो आप जानते हैं 16 अक्टूबर 1945 को FAO का स्थापना हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, ठीक है। और अगर पूछे कि 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ और विश्व खाद्य दिवस पर कितने रुपए का सिक्का स्मारक जारी किया गया, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा 75 रुपया, क्योंकि 75वां वर्षगांठ था तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व खाद्य दिवस के दिन यानी 16 अक्टूबर के दिन कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, याद रखिएगा। यानी 75वें वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में। तो अगर आपसे पूछे खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 2020 कब मनाया जाता है या कब मनाया गया, ठीक है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सभी जानते हैं आप लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो फिर आंसर अलग होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, श्रीमती सरोजनी नायडू जी को याद करते हुए। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 13 फरवरी, समझ में आया? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी को याद करते हुए। तो याद रखिएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्लास को प्लीज जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर कीजिएगा विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पूछेगा तो अलग डेट है
और विश्व छात्र दिवस पूछेगा तो अलग है, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व छात्र दिवस तो याद रखना है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जयंती के अवसर पे, ठीक है। तो ये याद रखना है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। और अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, इसका डेट अलग है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। तो दोनों में क्या है, डेट का अंतर है, तो ये आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, और विश्व विद्यार्थी दिवस बोले या विश्व छात्र दिवस बोले तो 15 अक्टूबर। समझ में आया, तो विश्व विद्यार्थी दिवस या विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, ये आप याद रखिएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन 27 सितंबर 2020 को हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे। तो आपको बताना है पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का निधन हो गया तो वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे, ये आपको बताना है। तो जसवंत सिंह जी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मंत्री थे, ठीक है, इनके समय में केंद्रीय मंत्री थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इनका निधन हो गया है, तो याद रखिएगा ये सवाल तो आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जी का निधन हो गया है, और जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जसवंत सिंह मतलब उनके शासनकाल में या उनके कार्यकाल में जसवंत सिंह जो थे वो केंद्रीय मंत्री थे, याद रखिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय केंद्रीय मंत्री कौन थे, जसवंत सिंह, याद रखिएगा। अगला सवाल, वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का कौन सा टैक्स केस जीता। तो वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का कौन सा टैक्स केस जीता। यह सवाल भी अच्छा है। ऑप्शन ए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ऑप्शन बी इनकम टैक्स, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज टैक्स। तो दो टैक्स तो ऐसे गलत हो जाएगा, आप देख रहे हैं ऑप्शन, आंसर कीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो याद रखिएगा वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का कौन सा टैक्स जीता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है। तो ये लाइन याद रखना है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कौन जीता है, वोडाफोन कंपनी। तो वोडाफोन कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जीता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करेंगे विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 25 सितंबर। विश्व मूक बधिर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 26 सितंबर विश्व मूक बधिर दिवस। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर, याद रखिएगा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, 23 सितंबर, ठीक है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर कीजिए वर्ल्ड रिवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को ही विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को विश्व नदी दिवस। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 15 सितंबर को ही अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस मनाया जाता है, और 15 सितंबर को ही लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को आप जानते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है।
दुश्मन पर नज़र रखने के लिए इंडिया ने किस देश से 30 जनरल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदने की डील की है? तो भारत ने दुश्मन पर नज़र रखने के उद्देश्य से किस देश से 30 जनरल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदने की डील रखी है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि जनरल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदने वाला है भारत, किस देश से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है अमेरिका। दुश्मन पर नजर रखने के लिए भारत जो है 30 जनरल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदा है, कहाँ से? अमेरिका से। तो बस ये चीज़ याद रखना है कि MQ-9A रीपर ड्रोन भारत कहाँ से खरीदा है? तो भारत ने अमेरिका से MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, MQ-9A रीपर ड्रोन कहाँ से खरीदा है? अमेरिका से। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बताइए आंसर क्या होगा। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 की वजह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ की IFFAI यानी द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, IFFI द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19। नाउ व्हेन विल इट बी ऑर्गेनाइज्ड? कोविड-19 की वजह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ की 2020 को स्थगित कर दिया गया। तो इसका आयोजन कब किया गया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 16 से 24 जनवरी 2021। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की को 2020 में स्थगित कर दिया गया था और इसका आयोजन कब किया गया? तो 16 से 24 जनवरी 2021 में इसका आयोजन किया गया था। इस चीज़ को एक बार ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 के कारण बहुत सारा जो बड़ा बड़ा अरेंजमेंट है, वो भी जो बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल का है उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा था। जैसे आपको पता होगा ओलंपिक के बारे में आप जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक को भी स्थगित किया गया था। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 कब हुआ था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था लेकिन 2020 में नहीं हो पाया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 कब से कब तक हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो जापान में हुआ था। तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच टोक्यो जापान में हुआ, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो कि 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था। तो याद रखिएगा 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल या टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ था। तो ये चीज़ आपको बस माइंड में याद रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक दोनों जो है 2020 में नहीं हुआ था, होने वाला था 2020 में लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया, तो 2021 में उसको किया गया था। तो टोक्यो पैरालंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच में हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक पूछेगा तो टोक्यो ओलंपिक याद रखना है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में हुआ था। तो उसी प्रकार याद रखना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 नहीं हो पाया 2020 में, तो ये कब हुआ था? 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच में हुआ था। तो बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, पुराना हो गया है और इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC का नया लाइफ ट्रस्टी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर कीजिएगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया लाइफ ट्रस्टी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गांधी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया लाइफ ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया लाइफ ट्रस्टी गोपाल कृष्ण गांधी जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन्स टोटल एलिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण
हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जाते जाते क्लास को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।